तो पूरा जितना भी हम लोगों को करना है वो क्या करना है, सिर्फ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वो, ठीक है। सबसे पहली बात है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वर्क डन, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको जरा देख लेते हैं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हमें मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा फोर्स है, और इसको मान लेते हैं dx। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें लिखना है वो क्या है, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने क्या लिया है यहां पे, dx लिया है, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फोर्स विल बी तो छोटा वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, F डॉट छोटा डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। अब देखो हमारे पास निकालना हमें क्या है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमारा आ जाता है अब देखो ये कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, वर्क को करेंगे तो क्या आ जाएगा, और dx को अगर हम लोग टोटल करेंगे इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा ज्यादा 1.5 से 2 नंबर का आना चाहिए, 1.5 कुछ होता नहीं है तो 2 मार्क्स का आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया, इसके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है भाई, इफ f इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x न्यूटन में है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट is displaced from x equal to 2 meter to x equal to 3 मीटर। और आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। यहां पे एक एजम्पशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि एजम्पशन जो है वो है कि आपका f एंड x आर इन द सेम डायरेक्शन। सबसे पहली बात, सेम डायरेक्शन जब भी हो, देखो ये बात ध्यान में रखना, जब भी हो तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे। जब भी लिखा रहे ऑपोजिट डायरेक्शन तो आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे, ध्यान में डाल लो, ठीक है। क्या, जब भी लिखा रहे सेम डायरेक्शन तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। जब भी लिखा रहे ऑपोजिट डायरेक्शन तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे। अच्छा, अब जरा यहां पे आते हैं, देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है भाई, हमारा होता है एफ एक्स कॉस थीटा, और यहां पे लिमिट दे रखा है कहां से कहां तक, 2 से
3 तक। अच्छा, x एक है और cos कितना है, cos 0 डिग्री, यहां पे क्या आएगा, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या हो गया, 1, क्योंकि क्या दे रखा है assumption में, सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 डिग्री 1 हो गया। यानी कि कुल मिला के बात हमारा ये हो गया है कि सिर्फ फोर्स को क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस 3 से 2 4x। देखो ये पहले भी कराया कि x का पावर n हो और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हो तो क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन, तो यही काम यहां पे कर दो, आपका हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का हो गया, और ये 3 को बाहर लेके आए थे, देखो स्टेप जंप नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, 3x स्क्वायर और 3 से 2 डॉट डी एक्स प्लस 4 3 से 2 x डॉट, ये आपका हो गया 3x क्यूब अपॉन 3, और आपका लिमिट क्या है 3 से 2 प्लस 4 से एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आपका लिमिट क्या है 3 से 2 है। भाई 3 को ये 3 आपका इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बच गया, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 4 नहीं, ये इसके साथ गया 2 बार में, आपका कितना हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो देखो खुद ही सोचो, 27 में से 8 गया 19 प्लस 10, यानी कि कितना आ जाएगा 29 न्यूटन, ठीक है, जूल वर्क डन। हाँ ठीक है, अब इसके बाद, अच्छा डाल लेना, ठीक है। अच्छा ये क्या कहते हैं, अब इसके बाद डेरिवेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का है। करूं आगे, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या है समझना, एक बॉक्स है और इसको मैं यहां से यहां पे लेके आ रहा हूं, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और यहां पे आते आते फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया v हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। देखो v स्क्वायर को v स्क्वायर रहने दो, लेकिन u स्क्वायर हमारा क्या है 0 है, 2as लिख सकते हैं, तो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब मैं मान लेता हूं कि इसका मास क्या है m है, और ये x गया, तो भाई मैं यहां पे लिख सकता हूं ना 2ax, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर वर्क डन पे आओ, बात हमें क्या हो रहा है
कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना और न्यूमेरिकली एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ठीक है, न्यूमेरिकली, यानी कि अगर मैं वर्क डन निकाल लूं तो वही काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा मुझे बताओ यहां पे थीटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस है, देखो फोर्स भी इधर ही लग रहा है ना, और आपका क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं इस बात को क्या लिख सकता हूं, एफ एस, और ये क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं एफ एस। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, या फिर यहां पे x रख दो, क्या मुझे x का वैल्यू यहां से निकाल रखा है, देखो यहां पे अगर हम चाहे तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं, है ना। तो इसी x को यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा ma इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये गया इसके साथ कितना आ गया हाफ mv स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैलकुलस मेथड से, एक नॉर्मल मेथड था, एक कैलकुलस मेथड से, ग्राफिकली नहीं मैथमेटिकली है ना। हाँ ये छोटा सा ग्राफ, इसको थोड़ी बोलेंगे ग्राफिकली करना, ये मैथमेटिकली किया है। अब नॉर्मल एक हम लोग का कैलकुलस मेथड है, बोलो बोलो रेहान बोलो। हाँ अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से करवाते हैं, किसी स्कूल में मैथमेटिकली करा देते हैं, कहीं पे कैलकुलस मेथड। तो चलो अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे हम लोग कैलकुलस मेथड से। छोटा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू dx। अच्छा मैं यहां पे देखो क्या क्या करने वाला हूं, क्या फोर्स इज इक्वल टू लिख सकता हूं ma, ठीक है, क्या a इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं dx बाई dv बाई dt लिख सकता हूं मैं। अच्छा अब इसको देखना, ये क्या हो गया dv बाई dt, और ये क्या, इसको जरा देखना, ये जो है dx बाई dt है ना, वेलोसिटी के इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं एम वी डॉट dv इज इक्वल टू dw। m क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो dw इज इक्वल टू, मास को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा v डॉट dv। अच्छा यहां पे देखो जो हमारा वेलोसिटी है जिसको करने जा रहे हैं वो कहां से कहां तक हुआ है, v से u तक हुआ है, तो मैं dw को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m को m रहने दो, और ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, और कहां से कहां तक, v से u तक, ये क्या हो गया m वी स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस यू स्क्वायर अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, एक मिनट रुक जाओ, 0 है ना, तो यहां पे क्या कर देना, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, और यहां पे क्या कर सकते हो 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना आ गया, क्लियर है, ठीक है। हाँ लेकिन इसको डिराइव कैसे किया है, कैलकुलस मेथड से किया है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद लिखना
हम लोग सिर्फ वही वही टॉपिक करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बाकी समझाने वाला काम क्लास में कर रखा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगा भी, पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। इस डायग्राम का मतलब समझ लेते हैं। एक रिजिड सपोर्ट, यहां पे स्प्रिंग है, यहां से मैंने फोर्स लगाया, स्प्रिंग को खींचा और स्प्रिंग खींचने के बाद यहां तक चला गया, और पहले वाले स्प्रिंग और अभी वाले स्प्रिंग के बीच पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स का हुआ, एलोंगेशन है, ठीक है, चेंज इन लेंथ है। तो अच्छा, कॉमन सेंस की बात बोले, उतना छोड़ो, कॉमन सेंस की बात बोले तो क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो एलोंगेशन होगा ना। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां पे रुको, देखो फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, फोर्स मैं उधर लगा रहा हूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ ध्यान से। इलॉन्गेशन कौन सा मैं इलॉन्गेशन बोल रहा हूं वो समझो। मैंने दूसरे चैप्टर में भी कराया था, मैंने किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींचा और फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। जब छोड़ दिया तो वो वापस उसी पोजीशन पे गया, लेकिन वो क्या है, प्रॉपर नहीं आएगा, वो चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आया, ध्यान से समझो कि फोर्स, वापस वाला फोर्स इधर गया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं अगर x ले रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसी कांस्टेंट को हटा दूं तो यहां पे लिख सकता हूं, समझ रहे हो बात को, ठीक है। पहले यहां तक नोट करो फटाफट। ठीक है, अच्छा ये हमारा फोर्स आ गया है। अब देखो यहां पे एक पॉइंट लिख लेना, फॉर स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग वैल्यू ऑफ के इज हाई एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो कमजोर रहेगा उसका के का वैल्यू कम होगा, ठीक है। अच्छा यहां पे अभी हमें वर्क डन निकालना है। अगर वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना, -1, याद करवा रखा है। तो भाई नहीं, अनदर डायरेक्शन में, ये फोर्स उधर वाले को मत सोचो, जब वो वापस आया, समझ लो बात, फोर्स जो वापस आया और उसके बाद जो इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन किधर हुआ, इधर हुआ, और फोर्स वापस इधर आया, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो क्या हो गया भाई, एफ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को क्या मान ले रहे हैं, dx मान ले रहे हैं, और कॉस, यहां पे ध्यान देना कॉस 180 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, -1। एफ इक्वल टू क्या लेके आए हैं अभी तक, -kx डॉट dx इंटू -1, ये माइनस माइनस मिल गया क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि प्लस kx स्क्वायर डॉट dx, एक मिनट रुक जाओ,
प्लस के एक्स डॉट डी एक्स। अच्छा मुझे बताओ, ये जो हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं वो छोटा डिस्प्लेसमेंट का निकाल रहा है, ये जो अभी तक निकाला है ये छोटा वर्क डन है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो भाई क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू के एक्स डॉट डी एक्स। बताओ बिलाल, के को बाहर निकाले या अंदर रहने दे? क्यों निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है भाई। इसका किया इंटीग्रेट तो हो गया डब्ल्यू, इसको के निकाला, एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारा वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है, हाफ के एक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछना। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और इन इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप लोग टॉपिक ऐसा दो, इलास्टिक कोलिजन एक तरफ लिख दो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं टोटल वही काम करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, ये डिफरेंस आ सकता है। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें देखो, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, और उधर भी लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, इधर कोई डिफरेंस नहीं है तो लिख लो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और इधर भी सेम लिखोगे। यहां पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बट यहां पे नॉट इक्वल टू करोगे। समझ लो ना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे मैंने क्या लिखवाया, हाँ ठीक है, यहां पे इक्वल है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब दो बॉडी टकराया तो टकराने के पहले का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बाद का। लेकिन यहां पे क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है। यहां पे F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यहां पे लिखना नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पे भी लिखोगे F1 इज इक्वल टू माइनस F2, बट यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद यहां से एक आता है परफेक्टली इलास्टिक में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा बात है। क्या है, इसको वीवीआई लिख लेना। वीवीआई में जाओगे भाई, यहां से आता है, आपको प्रूफ करना है क्या है,
इन सॉरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है और आपको प्रूफ करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, ठीक है। और ये मैं अभी नहीं कराने वाला, जो मैंने डेरिवेशन कराया उसमें वीडियो 13 पे देखो, मिल जाएगा, है, ठीक है। तो भाई ये वहां से देख लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने इसका वैल्यू 1 करा रखा है, 13 नंबर पे जाके देख लेना, ठीक है। बुक निकालो और कोई एक बुक मुझे दे दो, बुक निकालो और कोई एक बुक मुझे दे दो। फलक आ जाओ, नहीं लाया, क्यों? इसके साथ लाइए, शेयर कर लो, शेयर कर लो, लाया है? सोल्यूशन कोई नहीं देखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर लाया है बुक? हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा तो ध्यान रख लिया करो, कौन सा चैप्टर चल रहा है नालायक। चलो इसके साथ शेयर कर लो। सोल्यूशन मत देखना, वर्क एनर्जी सेकंड बुक में है, पेज नंबर पे आ जाओ, नए वाले बुक के अकॉर्डिंग 72 लाए हो। एक काम करो, रुक जाओ रुक जाओ, तुम कैसे करोगे? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ दोनों, हाँ गरिमा और फलक आगे आओ दोनों। आगे आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, स्पीड बढ़ाओ, आगे आओ, इसके साथ बैठ जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम दोनों इधर आ जाओ, रेहान और बिलाल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उसके उसके साथ जाके बैठ जाओ। आप बिलाल इधर जाओ, इधर जाओ, हाँ हाँ वहां पे चले जाओ उसके साथ। बुक लाओ, कोई नहीं लाया भाई? तुम लोगों को बोलने का मतलब समझ में नहीं आता है क्या, या सामूहिक बेइज्जती करवाना है? लिटरली बेवकूफ इंसान हो, समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई मेहनत कर रहा है फिर भी। बुक लाई हो ना, तौहीद को दे दो। इमरान थोड़ा सा उसके साथ जाओ और तुम भी वहां पे चिपक जाओ, जाओ भाई चिपक जाओ, तुम भी इधर आ जाओ। एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाओ, आ जाओ, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स। एफ क्या दे रखा है? एफ दे रखा है 3i प्लस 4j माइनस 5k, और डी दे रखा है 5i प्लस 4j प्लस 3k। और आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है पहले तो एंगल फाइंड करो, ठीक है। वर्कशीट लाए हो? वर्कशीट कौन कौन लाया है? तो वर्कशीट निकालो, वर्कशीट पे भी ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, वर्कशीट निकालो। मेरा वर्कशीट अगर कर लोगे ना तो, वर्कशीट लाए हो या नहीं लाए हो? हाँ, फिर आए किस लिए हो? मजाक चल रहा है? निकालो वर्कशीट, निकालो। वर्कशीट में भी दे ही रखा है, मिला क्वेश्चन वर्कशीट में।
जिसके पास वर्कशीट जो जो लाया फिर बुक को बंदी कर दो, बुक को बंदी कर दो जिसके इसके पास वर्कशीट है। ठीक है, चलो देखो यहां पे क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द, अब यहां पे क्या है, ये डी क्या दिखा रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, एफ क्या दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। बताओ एंगल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करें, अगर वर्क डन निकाले, ध्यान समझो, तो एफ एस कॉस थीटा होता है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि एफ डॉट एस इज इक्वल टू बोलो, समझ रहे हो? अच्छा यहां पे अगर मैं एफ लिखूं तो क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इंटू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3 इक्वल टू एफ एस कॉस, मैंने डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना बताया, क्या होता है, आई को आई के साथ करते हैं, है ना, तो 3 इंटू 5 4 इंटू 4 5 इंटू 3, लेकिन माइनस का, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा इसका निकालना है हमें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट, भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर सबको प्लस करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एस का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो गया इसके साथ, इधर आ गया 16, एक बात सोचो, 9 16 25 50 रूट का, बोलो कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 25 और 5 का स्क्वायर 25 25 25 50 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं रूट 50, ये भी क्या हो जाएगा रूट 50 और ये कॉस थीटा। तो यहां पे देखो क्या आ गया, 16 इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस थीटा, रूट 2 बार हुआ तो हुआ ना 50 बार, यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन 50, भाई ये गया 8 बार में, ये गया 25 बार में। अब हमें थीटा पूछ रहा था, तो थीटा क्या लिखेंगे 8 अपॉन 25 और साथ में क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। रुक जाओ, क्वेश्चन अभी रुक जाओ, यहां तक समझ में आ गया पक्का? अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। हिंदी में बात करते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई। सीधा सा बात है कि इसका मतलब क्या होता है, परछाई होता है। तो मैं अगर एक, ध्यान समझना, अगर ये है, ठीक है, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, अब ये फोर्स लगा और ये यहां पे इसका क्या है, थीटा है, ठीक है। इस फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं, अगर मैं इस फोर्स का, फोर्स कुछ ऐसा लग रहा था और इसका कंपोनेंट बनाऊं तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, और ये क्या है, थीटा है। अच्छा, जो थीटा के साथ हो, ये मान लिया एफ, तो ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। खुद ही सोचो परछाई कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, यानी हम लोग को क्या बोल रहा है, एफ कॉस थीटा निकालने के लिए। तो भाई प्रोजेक्शन जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा। एफ कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स हमारा कैलकुलेट किया था, कितना आया था, रूट 50 है ना, रूट 50। और देखो यहां पे अगर कॉस थीटा हमारा कितना आया था, 8/25, तो कर दो 8/25। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5√2 लिख सकता हूं, इंटू 8/25, ये गया इसके साथ 5 बार में। देखो √2 का वैल्यू, ध्यान से समझना इस बात को, कैलकुलेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है, 1.414 इंटू 8/5, एक है, कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो करो, ठीक है। लेकिन एक तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, तो देखो 32 3 11 1, 32 और 3 33, 3 और 11, यानी कितना आया
11 पॉइंट, मैं ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है 11.312 अपॉन 5। अब देखो डिवाइड करोगे तो दिक्कत होगा, क्या करो यहां पे कि आप मल्टीप्लाई कर दो दो से। देखो नीचे क्या हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 22.624, और ये पॉइंट है ना, यहां पे क्या लगा दोगे, समझ में आया नहीं लगा, नहीं आया? नॉर्मल कैलकुलेशन भी करोगे तो हो जाएगा, मेरी बात समझो, नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 10 लगा के ना पॉइंट लगाना आसान होता है, इसलिए मैंने क्या किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 कर दिया, और 10 को मैंने यहां पे एक पॉइंट लगा दिया। समझ में आया? क्लियर है? एग्जांपल नंबर 1 क्लियर? हाँ, चलो कर दो। हाथ में रफ्तार लो, तेजी तेजी लिखो। पानी देना। क्वेश्चन नंबर 2 करें। रूट 2 की वैल्यू क्या थी? 1.414। 2-3 वैल्यू हमेशा याद रखा करो। रूट 2 इज व्हाट 1.414, और रूट 3 क्या होता है, 1.732। ये वैल्यूज याद रखो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, इट इज वेल नोन दैट द रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले ये वाला क्वेश्चन को रीड करो। फाइव वाले केस में 25 देखो तो 4 से कर दो, 100 बना दो। 25 मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने कैलकुलेशन के बेहतरीन के लिए कर सकते हो। हाँ मतलब कि 100 में ले लोगे और 10 में ले लोगे तो पॉइंट लगाना आसान है, रेदर कि आप 5 से डिवाइड करो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 2, मतलब समझ आया क्वेश्चन 2 का? पहले एक बार पढ़ लो। सर वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है, ठीक है। क्या चीज का निकालना है भाई? बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पानी का बूंद ऊपर से क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। अब ध्यान समझो, जब पानी का बूंद ऊपर से नीचे, देखो इसका 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट वर्कशीट में दिया हुआ है। हाँ, देखो ध्यान से समझो, जब पानी का बूंद ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो कितने देर के बाद गिर रहा है? कुछ दिया हुआ है? 1 ग्राम 1 किलोमीटर अच्छा, खुद ही सोचो कि 1000 किलोमीटर, मतलब सॉरी 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर नीचे वो आता है, तो क्या स्पीड 50 ही होगा? पहले खुद सोच के देखो। अगर एक ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरता है और वो क्या हो रहा है? नीचे आता जा रहा है, 50 ही होगा भाई। पर सेकेंड 9.8 के स्पीड से बढ़ता है वो बढ़ता है ना। तो और उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे, गिरता 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 वो उसका स्पीड ऐसा होगा जो कि सर पे गिरे और इंसान खत्म। इसका मतलब कि एयर इसलिए है क्योंकि वो क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है उसको। समझो बात को। तो पहला वाला केस में निकालना है, हम लोग एयर रेजिस्टिविटी फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में कंसीडर करेंगे। समझ में आया? तो पहले वर्क डन बोल रहा है। वर्क डन अगर बोल रहा है तो ध्यान समझो, मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मास को मैं क्या बोल सकता हूं? 1/1000 kg, क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं। m इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/1000। आगे क्या बोल रहा है भाई? वेलोसिटी कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, तो वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड है। हाँ, 50 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ो पहले ढंग से। 1 ग्राम 5/4 कितना आ रहा है? 5/4, यानी कि 1.25। ये आपका टोटल कितना आ गया होगा भाई? इसको कैलकुलेट कर लेना सबके सब। हाफ mv², हाफ m है आपका 1/, और v है 50 इंटू 50। भाई 2 0 गया यहां से, 5 जो है इससे 2 बार में जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 5/4 और ये हो जाता है 1.25 जूल। अब इमेजिन करो वो बादल से वो बूंद निकला, ध्यान समझना, बादल से जब वो बूंद निकला तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगा, वही इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के। पहले ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो। जो बादल का सबसे ऊपर वाला बूंद है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो बात को? अब वहां से वो बूंद गिरा, फिर धीरे 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 नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी जो बना वो ये है। तो अब हम लोग को क्या बोल रहा है? ये हमारा पहला पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। जो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे है वो पूरा एनर्जी है। समझ रहे हो? अब वहां से वो गिरा और नीचे आया, इसका कितना हो गया? 1.25। होना तो चाहिए दोनों बराबर, होना चाहिए ना दोनों बराबर, लेकिन दोनों बराबर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में रेजिस्टिव फोर्स उसको क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। तो मेरा फंक्शन क्या है कि मैं ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूं और नीचे वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आया उससे उसको माइनस कर दूं, तो मेरा रेजिस्टिव फोर्स निकल जाएगा। समझे बात को? फिर से मैंने ऊपर क्या किया? कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी जितना है वो निकल के आ गया, और जो नीचे आया वो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया।
समझ रहे हो बात को? तो क्या हो गया भाई, माइनस कर दिया, और जब माइनस कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, रेजिस्टिव फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। m कितना है 1/1000, मैं लिख सकता हूं 10 का पावर -3। ठीक है, g कितना होगा 10 यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और h कितना है, यानी कि 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना मीटर में। बताओ, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 10 जूल। ठीक है, अब वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स कितना हो जाएगा 1.25 माइनस 10 जूल। दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, सुनो मेरी बात, पहले सही से बैठो तो बिलाल, सही से बैठो, सही से बैठो भाई, सही से बैठो, अटेंटिव होके क्वेश्चन को पढ़ो, उसके सब समझ में आएगा। मैं उतने देर से बोल रहा हूं, ये कितना आ जाएगा -8.75 जूल। इसका मतलब क्या हो गया कि 8.75 जूल कौन किया है, रेजिस्टिव वर्क किया है, और माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में किया है। चलो पढ़ो। चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्केटिंग वाला, मिला वर्कशीट में, देखना। अ साइक्लिस्ट कम्स टू स्केटिंग, पहले क्वेश्चन पढ़ो और मतलब समझो। क्या है, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्केटिंग स्टॉप इन 10 मिनट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन, यानी फोर्स कितना दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। फोर्स कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान से सुनो, 180 डिग्री। समझ रहे हो बात को, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे मैं थीटा लिख सकता हूं, थीटा क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, एफ एस कॉस थीटा। भाई ये कितना है 200 न्यूटन, ये कितना है 10 है, और ये कितना हो गया -1, और ये कितना आ गया -2000 न्यूटन। अब जरा ध्यान सुनो, जूल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला आंसर मुझे लगता है आप लोग एकदम मुंह जवानी दोगे। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है, ये क्या है अगेंस्ट था, ध्यान से समझना, डायरेक्शन क्या था अगेंस्ट था। तो अब क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। साइकिल कितना करेगा, अगर देखो ये कर रहा है 2000 जूल, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वो कितना करेगा +2000। कैसे, कौन से लॉ के हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ। और यहीं पे कर दोगे गलती, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, यानी फोर्स इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल नहीं होता है। ध्यान से समझो मेरी बात, क्या इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल नहीं होता है। अब मुझे बताओ, जब तुम रोड पे फोर्स लगा रहे हो तो रोड भी कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, वर्क डन क्या होगा 0। 2000 लिख के मत आ जाना, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात। तो 4000 क्यों होगा भाई, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0, तो मेरा वर्क डन क्या होगा 0। सर हम नेट रिकॉर्ड ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, -2000 जब नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो प्लस 2000 उसमें होगा, तो दोनों को कैंसिल करके सीधा हाँ, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। वो बहुत बेसिक सा बात है, उतना करने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ यहां पे नहीं लगेगा।
इसके तीन पार्ट तक 0 ए पार्ट तक करा देते हैं खत्म। चैट भी देंगे बीच में 1.5 मिनट का एग्जाम इसके बाद वाला क्वेश्चन को रीड करो, रीड करो। इन अ बैलिस्टिस, अरे वैसा जगह जहां पे वो नहीं करते फायर करके निशाना लगाते, जब पुलिस ट्रेनिंग में रहते हैं तो वो निशाना नहीं लगाते, भले ही गोली नकली हो कुछ भी असली हो, हाँ फिर एक गोल सा रहता है जहां पे वो फायर करते हैं, तो उस जगह को बोल रहा है। ठीक है, सर इसका रीजन सेकंड वाले का ये होगा ना क्योंकि हाँ 0 है। ओके क्वेश्चन रीड करो पहले फटाफट। मॉलेस्टिक्स यार आपके पास भी वर्कशीट है, ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें भी दिया है भाई। अरे भाई देखो, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि फायर करता है 50 ग्राम की गोली से विद द स्पीड ऑफ 200। अच्छा, सर वैसे ऑन स्पीड कितनी होती होगी डिपेंड करता है गन टू गन, वैसे 350 से ऊपर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। ध्यान दो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्वेश्चन में कुछ भी लेना देना नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। ठीक है, आगे सिर्फ 2 देख के या किसी और चीज जो प्लाईवुड दिया है ना, प्लाईवुड भाई 2 सेंटीमीटर का, उसे क्या लेना देना है। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, खुद ही बता देना लेना देना है कि नहीं। भाई एक बंदा है जो कि 50 ग्राम के गोली से भाई स्पीड जो फायर किया है वो क्या है 200 मीटर पर सेकेंड है, और वो किस पे किया है, ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस जो भी है 2 सेंटीमीटर। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली, जो उससे टकराने के बाद जो निकला वो कितने से निकला है, 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो आपको बताना है कि इमर्जेंट स्पीड जो टकराने के बाद जो निकला है वो कितना है। समझ में आया या नहीं आया? पहले निकाल के फिर 10% माइनस कर 10% नहीं, 10% माइनस करने का मतलब होता है 90% से निकला है, नहीं 10% की स्पीड से निकला है। मान लो कि मैंने तोप चलाया, ठीक है, और वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो किसी चीज में टकराया और उसके बाद भी वो आगे निकला, और वो कितने से निकला, 1 किलोमीटर पर आवर से। 10% तो वही होता है ना 10 का, उसका 10% क्या करोगे, नहीं डिवाइड कर दे। सुनो, नीचे 10 लिख के वो इनटू 100 कर देंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी बिफोर, ठीक है, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। वैसे समझदार जो रहेगा वो किसी और तरीके से ही सॉल्व करेगा, लेकिन छोड़ो अभी, क्या कहना चाह रहे हो? वहां पे वेलोसिटी को ना 10v मान के करते तो और अच्छे से हो जाता है, लेकिन छोड़ो। यहां पे क्या है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्या हो जाएगा, हाफ m, अब क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया है, 10% हो गया है, हुआ है, तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी को, v अपॉन, बोलो कोई दिक्कत,
नहीं है। अच्छा, अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं, बिफोर और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, तो बताओ हाफ mv² और ये हो जाएगा हाफ mv², और ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तुम दोनों को ना मैं पार्क में बैठा देता हूं, ठीक है? ये हमारी गीता बबीता है क्लास के। ये देखो एक दूसरे के कंधे पे ऐसे रख के आराम से सो रहा है वो। ये हाफ mv² और ये क्या हो गया, 100 हो गया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों के रेशियो कितना आ गया, 1 मतलब 100/1 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं भाई, कि ये वेलोसिटी, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहूं तो 1 मिनट रुको, ये बोल सकता हूं हाफ mv² 1 या फिर हाफ का 100/1 आया है। अच्छा, अगर वेलोसिटी देखा जाए तो पहले कितना है, पहले का कितना है, 200 है ना। यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 100 जूल। एक काम करो, नहीं तो दूसरे तरीके से भी निकाल लो। सुनो, पहले ये वाला बाहर जा लेके आ जाओ भाई, लेके आ जाओ, पानी पीना जरूरी है, सर एक बार ठीक है? अच्छा ठीक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 10% से लेना देना क्या मतलब जैसे क्या लेना देना है? अच्छा, 50,000 फ्रेशली समझते हैं, फ्रेशली समझते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, सुनो क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है, ठीक है, उसको फायर किए, फायर करने के बाद जो उसका स्पीड था, जो उसका स्पीड था, जो इसका स्पीड था, और आफ्टर प्लाईवुड से टकराने के बाद जो उसका स्पीड निकला, वो पहले वाले का 10% है। ये बोल रहा है। 200 मीटर जो पहले स्पीड थी और जो बाद में थी वो पहले वाले से मतलब बराबर में 10%। हाँ, दूसरी वाली दूसरी वाली, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं हाफ m कितना है, 50 ग्राम है ना, तो 50/1000 होगा ना, 50/1000 होगा ना, इनटू वेलोसिटी कितना है, 200 है। अगर काइनेटिक एनर्जी पहले वाला कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, ये तो कैलकुलेट करो, मुंह बंद करो, क्या हो गया तुम्हें, कितना आ रहा है? 200 आ रहा है, कितना आ रहा है? 200 कहता हूँ। हाँ, 10,000 10,000 आ रहा है। नहीं 1,000 1000 आ रहा है ना भाई, 1000 तो आ रहा है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग ज्यादा हो गया है क्या, ये पहले ये बताओ, नहीं ज्यादा हो गया है क्या? क्या हो गया? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा हो रहा है तो एक काम करो, सुनो ये वाला क्वेश्चन को रुक जाओ, इसके बाद वाला क्वेश्चन चलो, चलो इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं, पहले इसके बाद वाला क्वेश्चन पे चलो। तुम लोग 1000 और लिख के किया करो, मुंह से कैलकुलेट मत किया करो। आ जाओ, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सर ये तो और बड़ा है। क्या क्वेश्चन देख के मत डरो। क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमको भी सिस्टम और प्लेटफॉर्म हाँ, a woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. सर पता नहीं क्या बकवास क्वेश्चन है, वो थक गई। तो क्या हो गया, थकेगी नहीं, थकेगी नहीं भाई, तुम लोग अजीब हो। चलो देखते हैं,
देखो अब मेरा डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। प्लॉट करने के लिए बोल रहा है, सुन लो पहले। हाँ बोलो। यहां पे क्या बोल रहा है, अगर मैं एक साइड लेता हूं फोर्स और इधर क्या ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहां पे अगर फोर्स का देखो तो फोर्स का दो ही है, एक 50 न्यूटन है और एक 100 न्यूटन है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि भाई एक वुमेन है, आंटी है, pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 न्यूटन। वो क्या कर रही है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही है ओवर अ डिस्टेंस 10 मीटर तक धक्का मारते हुए ले गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि वो धीरे धीरे थकने लगी, उसके बाद थकना स्टार्ट की और थकने के बाद वो 10 मीटर और धक्का मार रही है। सुनो 10 मीटर और वो करते करते उसका क्या हो गया, फोर्स कहां तक चला गया, 50। मतलब हुआ ना, स्टार्टिंग में आई थी पूरे एनर्जी के साथ, आज पतली होके जाऊंगा, ठीक है। जिम में आई थी, आज पतली होके जाऊंगी, ठीक है। 10 मीटर के बाद आदमी को पता चल जाता है, उसके बाद क्या हो गया, वो धीरे 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 उसका फोर्स कहां तक आ गया, 50 न्यूटन तक आ गया। यहां तक क्लियर है, बात समझ में आया। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। अच्छा ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूं, तो इसको 0 मान लेता हूं, इसको 10 और इसको 20। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा विच इज 50 न्यूटन। अच्छा सबसे पहली बात 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये भी बात समझ रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे। आगे क्या बोल रहा है भाई, कैलकुलेट द वर्क डन। अच्छा ठीक है, अब इसका ग्राफ करना है, तो देखो कितना इजी है ये भाई, यहां पे ग्राफ बनाना है, फिर कैलकुलेट करना है। ये 10 मीटर तक क्या थी पूरे जोश में, तो इसको यहां से यहां तक लेके जाओ, ठीक है। इसके बाद यहां पे आते आते इसका एनर्जी गया और इसको यहां से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। लेकिन ये टोटल प्रोसेस में फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होगा, तो फ्रिक्शन को बस बात खत्म, ये ग्राफ बन गया। अभी सुनो, अब क्या बोल रहा है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको क्या रखना है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है एरिया अंडर द स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चलो बताओ, ये कितना है 10 और ये कितना है 100। 10 और 100 को, ये रेक्टेंगल है ना एक तरह का, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, हाँ, 1000 जूल। समझ लो बात। अच्छा अब यहां पे क्या करेंगे, ट्रेपीजियम है, ध्यान से देखो, है ना ट्रेपीजियम, इसके ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये है 100 और ये कितना है 50 और ये कितना है, तो यहां पे क्या करेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी, यानी कि 150 इंटू 10, भाई ये गया इसके साथ 75, कितना हो गया 750 जूल। तो आंटी ने कितना मेहनत किया था, 1750। लेकिन अभी नहीं, ये तो आंटी का काम है, फ्रिक्शन ने कितना काम किया था, उसके लिए नीचे का रेक्टेंगल निकाल लेंगे, यानी 50 इंटू 20 कितना आ जाएगा, अच्छा 50 इंटू 20 100 होता है, 1000 जूल। समझ में आया, नहीं, आंटी ने तो काम किया भाई, वो तो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, समझ में आया, वो तो काम की 1750, ठीक है। एक कैलोरी बर्न करने में लगभग 300 जूल लगता है, तो वो बेचारी इतना करने के बाद 5-6 कैलोरी बर्न करके गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना छोड़ो। लेकिन
मतलब मोटापा में कहीं कमी नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -1000 जूल, और वो कितना हो गया, तो नेट वर्क 750 है। मैंने अप्रॉक्स बोला है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली क्या है, लेकिन ऐसा मैंने सुना था कहीं। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म। अप्रॉक्सीमेट की कैलोरी, 1 कैलोरी बर्न करने के लिए कुछ था रिलेशन कि इतना जूल काम करो तो 1 कैलोरी बर्न होता है, बट जूल में कैसे काम करें? लिख लो। ये क्वेश्चन क्लियर है, हो गया, समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। अरे फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो नेगेटिव भी लिया, बात मत करो भाई, बात मत करो। फ्रिक्शन हमेशा, और उसका एरिया कैसे निकालना? किसका एरिया, ये वाला ट्रेपीजियम नहीं है, हाँ ट्रेपीजियम का क्या होता है देखो, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू, अगर मान लो ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये ए है ये बी है, हाफ पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड हाँ, पैरेलल साइड को दोनों को प्लस करना है, फिर इंटू करना है। ये फॉर्मूला जिसको नहीं याद है उसको, इसका मतलब कि न्यूटन्स का थर्ड वाला इक्वेशन डिराइव करना भी नहीं आएगा, अगर आता है तो आता है तो वो आता होगा, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो 2a वाली ना, हाँ। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सर अब तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। कहाँ, यहाँ मनाली में ना, अच्छा फिजिक्स में मैथ्स में होगा। पहले बोल रहे थे सिर्फ बारिश का बैठो बैठो बैठो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 देखना, अ बॉब ऑफ मास देखना है, हाँ A bob of mass m is suspended by a light string of length. एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, रीड किया, हाँ नहीं नहीं, पहले बताया एग्जाम क्लियर करा रहा हूं मैं, ठीक है। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a horizontal velocity VO. अब देखो VO कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, इस मास को मैं क्या मान लेता हूं यहाँ पे, m मान लेता हूं, ठीक है। तो यही मास यहाँ पे भी क्या रहेगा, m। तो कर दोगे सॉल्व, नहीं डेरिवेशन नहीं है भाई, क्वेश्चन है। सर ऐसे डेरिवेशन होती है यहाँ से सेंट्रीपिटल, यहां पे भी मास क्या होगा, m ही होगा। भाई सुनो, जिसको नहीं पढ़ना है जा सकता है, कोई भी
मेरे तरफ से नहीं है कि जबरदस्ती बैठ के पढ़ो, कुछ भी ऐसा नहीं है। हल्का सा भी लग रहा है आराम से उठ के जाओ, मेरा मार्क्स नहीं आएगा, मैंने अपना कोर्स करा दिया तो भाई मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूं ना। जिसको भी हल्का सा नींद आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उठ के सीधे निकल लो। 1% भी मेरा मन नहीं हो ऐसे लड़के को पढ़ाने का या लड़की को। ढंग से बैठ के पढ़ो, अच्छे से बैठ के पढ़ो, शांति से पढ़ो भाई। अब यहां पे बोल रहा है अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vo, v नॉट जिसको एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी लोएस्ट पॉइंट में मान लेता हूं इस पॉइंट को क्या a, इस पॉइंट को मान लिया b और इस पॉइंट को मान लिया c मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पहला वाला कि वी नॉट का वैल्यू बताओ। चलो ठीक है, पहला क्या है, क्या लिखा हुआ है, वी नॉट है, उसको सही कर लेना। वी नॉट का वैल्यू बताओ। सेकंड है हाँ, बी एंड सी पे काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई। और थर्ड है रेशियो बताओ। ठीक है, यानी तीसरा है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, इसका रेशियो बताओ। देखो एक बात दे रखा है जिससे क्लू कैसे समझना है वो समझो। जब मैं एक स्ट्रिंग लिया और उसके ऊपर बॉब लगाया और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, अब क्या है, उस वायर में ना एक टेंशन है, और जब वो टेंशन खत्म होता है ना तो धीरे 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 वो कम होने लगता है। समझ लो बात को। ठीक है, एक लाइन दे रखा है, उसको जरा पढ़ो। मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड कर रहा हूं, कहां से रीड कर रहा हूं ये समझो। इट इज इम्पार्टेड a horizontal velocity v naught at the lowest point such that it completes a semicircular trajectory in a vertical plane which is string becoming slag only on reaching the topmost। इसका हिंदी समझो, जब ये ऊपर जाता है ना तो वो जो स्ट्रिंग है वो हल्का सा क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। समझ जाओ। अब क्या है, अब वो पूरा ऐसे मोशन नहीं लेगा। अगर ध्यान से समझो, अगर मान लो कोई चीज, अगर मान लो कोई चीज यहां से क्या हो गया, स्ट्रिंग जो है हल्का सा स्लैग्ड हो गया, इसका मतलब ये ना गिरेगा नहीं नीचे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें वेलोसिटी है, और ये गोल भी नहीं घूमेगा क्योंकि इसके अंदर टेंशन नहीं है। तो ये कुछ ऐसा आएगा। समझ लो बात को। ठीक है, वो अपना क्या होगा, फिक्स पाथ से हटके ऐसे आएगा, मतलब कि कुछ प्रोजेक्टाइल को करेगा। वो छोड़ो, जो भी शेप रहे प्रोजेक्टाइल शेप में रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आया तो यहां पे आने का मतलब इसके अंदर टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है तो क्या काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा होगा, mg कर रहा होगा। बोलो, मैं लिख सकता हूं mg इक्वल टू, और यहां पे एक और फोर्स कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv स्क्वायर अपॉन r, और r के जगह पे यहां पे लेंथ कितना है, l है, तो मैं लिख सकता हूं l। क्या मैं m से m को कट कर सकता हूं? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो v स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, g इंटू एल। v कितना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक और एनर्जी काम कर रहा है, काइनेटिक निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। सुनो, ये है, ये कितना है, l है, ये भी l है। टोटल हाइट कितना हो गया, l स्क्वायर नहीं 2l, 2l। मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mg h। h की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्या आ गया, mg 2l आ गया। काइनेटिक एनर्जी निकालू मैं तो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, m कितना है, m ही है, और v कितना है, v स्क्वायर gl हो गया। तो ये कितना हो गया, mg/2। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 2mgl प्लस हाफ mgl, ये जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 5mgl/2, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे मेरा टोटल एनर्जी क्या आ गया 5/2 mgl। अब वही एनर्जी कहां पे रहेगा, बी पे रहेगा वही एनर्जी, क्यों, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहां पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ, ठीक है। अच्छा हाँ बोलो, 5 एलसीएम लिया, 2 से किया 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है यहां पे वो समझ लो। हाँ बोलो बोलो। पार्टिकल मतलब जो ये मूव कर रहा है मोशन वो सेंटर पे है, कौन ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो तो यहां पे है, उसके 3 पॉइंट पे दिया है। हाँ यहां पे है स्ट्रिंग जिसको ऐसे ऐसे कर रहा है, तो हम पीछे वाले को पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं। नहीं यहीं पे 2 एनर्जी होगा ना, काइनेटिक और पोटेंशियल। पहले मैंने काइनेटिक कैलकुलेट किया, फिर मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, अब जो टोटल एनर्जी आया वो पॉइंट ए पे आया, और मैं उसी को क्या मान के चलूंगा कि उतना ही एनर्जी क्या रहेगा बी पे और सी पे रहेगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझो, जब मैं यहां पे आया, जैसे ही मैंने यहां पे आया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे तो हाइट है ही नहीं, मेरी बात समझो, 0 हो गया, समझ रहे हो बात को भाई। यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगा कहां से, हाइट क्या है यहां पे 0, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी देखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², और टोटल एनर्जी कितना है 5/2 mgl। बोलो 2 से 2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, यानी कि v इक्वल टू क्या आ गया √5gl। बोलो कोई दिक्कत है तो, ये मैंने क्या निकाला है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। यहां तक क्लियर है। अब मैं निकालने जा रहा हूं वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, दोनों का रेशियो। समझ लो बात को, हाँ ये चलो बी और सी का ही निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी का निकालो, बी का अगर मैं कैलकुलेट करूं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, टोटल एनर्जी कितना 5/2 mgl, काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ m, और vb को मैं मान लेता हूं इसका स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mg2l, क्यों होगा, ये हाइट देखो क्या है l है ना, l हो गया। तो बताओ यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, इसको इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा 3mgl/2 इज इक्वल टू हाफ mvb², m से m गया, 2 से 2 गया, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट b इज इक्वल टू √3gl। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, इसका लास्ट पे यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। बी पे कितना आया हाफ mv², यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं हाफ m, और v कितना है, ये देखो vb है, तो vb का स्क्वायर के लिए मैं रूट हटा दूंगा, है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा 3gl, और ये क्या है एट पॉइंट सी, सी पे कितना आया था हाफ, टोटल कितना आया था एनर्जी, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, काइनेटिक एनर्जी कितना है ये पहले बताओ, mgl/2, हाँ mgl/2,
अब देखो ये 1/2 गया, m से m गया, g से g गया, l से l गया, रेशियो क्या आ गया 3:1। ये आपका फाइनल आंसर है। कर दो भाई फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है। सर ये MGL का आ गया स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सुनो सुनो, हाँ हाँ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मैंने लगता है थोड़ा सा उल्टा फुल्टा लिख दिया, रुक जाओ सुनो। आप स्टार्ट करोगे, मुझे मालूम है। और क्या मैंने क्वेश्चन मार्क लगा अरे यहाँ से बहुत सारे खड़े सर जहाँ खड़े एक मिनट, हाँ, यहां से यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप आपका ये गया, थर्ड इधर, पॉइंट ए, थर्ड पॉइंट ए, सर V0 नहीं निकाला? पॉइंट सी कहाँ है? पॉइंट सी ही चल रहा है, mg इक्वल्स ये वाला। फिर से करके दिखाऊं क्या? हो जाएगा? नहीं उठाना चलो कर दो। सर V0 का है। सी कौन सा है? बी नॉट कहाँ C निकाला? का वी नॉट, वी नॉट क्या है? यहाँ का वेलोसिटी है ना, है ना। तो यहाँ पे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी के, अब देखो हमें वी नॉट अगर चाहिए, कुछ तो काम कर लो। अरे सुनो, वी नॉट अगर हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वी नॉट स्क्वायर। बोलो, एक सेकंड, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। कर लो भाई, कर लो फटाफट। मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट सी कहाँ है? कौन सा पॉइंट सी? ये स्टार्टिंग में जो ये C है, चल रहा है पूरा। जो पहले जो 3 स्टेप है नहीं, सर कितने मार्क्स ये के C है। ये 3 से 4 मार्क्स का तो है। ये MG2 है सी है। और ये वाला ये 3 वाले ये C के है। ये तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है? सर यहाँ चीज देखा है। फर्स्ट वाला जो MG है, मेरी बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी वो C है। फिर ये कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? ये पहले रुक जाओ, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये बताओ। दिक्कत नहीं हो रहा है कहाँ से शुरू करें? ठीक है, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई, जब तक ना समझ में आए। नहीं सर सर समझ में आ गया। समझ में सब आ गया सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या पॉइंट है? ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया? यहां पे टोटल एनर्जी निकाला। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg, और साथ में लेंथ जो है ना, रेडियस जो है वो l है, तो मैं 2l लिख रहा हूं। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए क्या किया कि देखो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है। तो एक mg और एक और हमारा होता है फोर्स, क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r। r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? l। तो यहां से m को कट करो, v इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर gl। तो अब मैं यहां पे अगर पुट करूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? mg 2mgl प्लस हाफ mgl। तो ये कितना हो जाएगा? 5 mgl अपॉन 2। ये टोटल एनर्जी आ गया है एट पॉइंट सी, ठीक है। अब देखो, जो मेरा एनर्जी है वो हर पॉइंट पे बराबर रहेगा, तो मैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बी हमारा कितना रहेगा? 5/2 mgl। लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि हाइट क्या है? 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ m, और वेलोसिटी एट c, और इस c को लिखने से अच्छा v नॉट का स्क्वायर लिख दो। देखो इससे ये गया, m से ये गया, यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर 5gl, ठीक है। ये v नॉट हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है कि b और c पे क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी और उसका रेशियो। देखो हमारा c पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ चुका है? हाँ पहले हमने सी निकाला 5/2 mgl, हाँ ठीक है। अब हमने यहाँ से ए निकालेंगे, हाँ जो कि निकल चुका है 5gl। उसके बाद आपने लास्ट में बी निकाला था।
यहां तक निकल गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है इन दोनों का, देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हमने पहले भी निकाल रखा है, कितना है, हाफ एम जी एल। अब काइनेटिक एनर्जी निकालो एट पॉइंट बी, कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ये कितना है 5/2 एम जी एल। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी और एल प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने लिख दिया हाफ, यहां पे रहने दो काइनेटिक की एनर्जी रहने दो, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो देखो इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा 3/2 एम जी एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। इसका कितना आया है, इसका आया है 1/2 एम जी एल और इसका कितना आया है 3/2 एम जी एल। ये कट गया, ये कट गया, 1:3। हाँ, आपने टी ए में टोटल एनर्जी नहीं ली। टी ए में टोटल एनर्जी इसलिए नहीं ली, सुनो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है, तो जो भी एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा मतलब सर के 5/3 मिला है। हाँ, अगर b/c लेना है तो 3/1 हो जाएगा, c/a लेना है तो 1। यहाँ से पहले टी से टोटल एनर्जी लगा के फिर सब जगह को पुट करके निकाल दें। बोलो क्या नहीं समझ में आया? बोलो। सर आ गया सर थोड़ा सा साइड डाउन लो। सर 20 मार्क होना चाहिए। डॉक्टर बनना है? एक काम करो, एक एग्जाम सेट करो, पता करो उसका जिसपे बिना फिजिक्स का तुम्हें बना दे, तो पढ़ के ही बनते हैं ना। सर ये वीडियो आप कितने बजे तक डालोगे? अभी सर डेरिवेशन कर देता हूँ, 2-4 साल हो गया, कर दे। नेक्स्ट कहाँ से हो गया? लिखो। बेटा जब तुम्हें लगे तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से सुनो, जब आपको लगे आप जा सकते हो, एकदम खुला इनविटेशन। जिसको जिसको लग रहा है मुझसे पूछो मत, आराम से निकल के चले जाओ। हाँ, अरे मेरी बात सुनो, जब तुम्हें लग रहा है तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, इससे ज्यादा बहस नहीं करना है। तो नहीं, न्यूमेरिकल आप जा सकते हैं। कोई बात नहीं, तो मैंने बी को ऊपर रखा होगा, सी को नीचे, समझ रहे हो? उल्टा करोगे तो वो भी तो उल्टा हो जाएगा। क्या वो उससे पहले हमने काउंट किया है, दो कोर्स लगे अब आगे V is equal to √5GL आ गया। एक आ, फिर ये काइनेटिक एनर्जी C हाफ mgl कहाँ से आया? कहाँ से? वो तो ये हाँ यहाँ पे तो निकाला है। सी का ही तो निकाल दो।
आ जाओ बुक के 5.9 पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। उस पे नहीं होगा, बुक के एक्सरसाइज के 5.9 पे आ जाओ। एक बार क्वेश्चन मेरी तरह अब बॉडी, ये एमसीक्यू है। इज इनिशियली एट रेस्ट। हाँ, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5.9 एमसीक्यू है। A body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at rest, the power delivered it at time t is proportional to। देखो क्या बोल रखा है कि ऑप्शन आपका दे रखा है, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला पुट करने के बाद सारे अलग चीज को क्या कर देना है, कांस्टेंट मान लेना है और देखना है कि ये क्या चीज के प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो भाई यहां पे पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और कुछ, और कोई फॉर्मूला? वो पावर थोड़ी है, अपॉन टाइम, वो एक ही बात है, एक ही बात है। फोर्स इंटू यूनिट एंड टाइम। गुड, देख के बोला, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी को अभी यहां पे क्वेश्चन में देखो हमें क्या चीज के प्रोपोर्शनल करना है, हमें क्या चीज के प्रोपोर्शनल करना है, हमें करना है यहां पे पावर पूछ रहा है टाइम के प्रोपोर्शनल। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ देख लो, अगर कुछ कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो फाइनल मुझे एक बार, मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार अपनी तरफ से दिमाग लगाकर देखो कि टाइम के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो, 19 है ना, 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो पहले। हाँ नहीं नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। मैंने ये फॉर्मूला ही बता दिया, लो कि इस फॉर्मूला से होगा, 1 मिनट का टाइम दिया है, सोच लो, इसी फॉर्मूला से होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो कैसे है, मे भी आंसर हो सकता है। बाहर चले जाओ, जाना है रजिया, बाहर जाना है, चले जाओ।
dt के बाद क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। हाँ वैसे तो टिक करने ये एमसीक्यू है, लेकिन अगर मान लो भाई ये आ गया सो डैट, तो फिर क्या करोगे? हाँ हाँ तो फिर कैसे करके दिखाओगे वो बताओ। इन्वर्सली होगा ना? क्योंकि अपॉन है, क्योंकि speed is indirectly proportional to time और power is directly proportional to velocity। हाँ तो फिर क्या होगा? फिर से बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आंसर गलत है। उसने जवाब कितना अच्छा दिया है। ठीक है, आंसर गलत है। वैसे Proportional to time। पहले तो ये बताओ कि क्या पूछ रहा है, पहले ये बताओ। आंसर बता दिए। सर वो ऑप्शन सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमें टी जो दिखाना है वो किसके प्रोपोर्शनल दिखाना है, पहले ये बताओ। पावर के किसने क्वेश्चन पढ़ा है? पहले पढ़ो तो क्वेश्चन। एक्सेलरेशन नहीं मैं पूरे क्लास को यही नहीं पता है क्या करना है, और दिए जा रहे हैं आंसर। सर मैं नहीं पढ़ पावर क्या है सर पावर साइमल्टेनियसली होगा। हाँ बोलो बोलो भाई बोलो। ये वाला है going down of neutron। सर initially A body initially at rest, it undergoes one-dimensionally motion with constant acceleration. The power delivered to it. velocity देगी 0 थी initially थे। अच्छा एक बार उसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो तो जरा देखो तुम लोग। बॉडी यूनिडायरेक्टली एक डायरेक्शन में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ कांस्टेंट सर दिमाग नहीं चल रहा डायरेक्टली होगा? डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन ये बताओ। सर पहले वाले के साथ टी होगा। ऑप्शन 2। प्रूफ करेगा इमरान? सर अपना दिमाग खोल हो गया बाहर। ठीक है सुन लो, मैं ये बता रहा हूँ 10वें का बता रहा हूँ, 9वां तुम लोग खुद से करके लाओ। देखो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? 10वें के 9वें को बता दो। 10वें का। ठीक है ध्यान से सुन लो। टी है किसका है? 9वें का हाँ देख लेते हैं। ठीक है यहाँ पे देख लो, ये क्या है? फोर्स। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? एम मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का क्या हो सकता है? dv by dt बस यही तक अटक गया। और वेलोसिटी। dx by dt ठीक है अच्छा और सुनो, मास बार हो जाएगा। dv यानी कि वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? dx बाई dt। और फिर एक और dt है, और इधर क्या आ गया? dx बाई, यानी ये सारे के सारे क्या है? टाइम है ना। ध्यान से समझो, सुनो 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 भाई सुनो। इसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ठीक है भाई ये क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। बोलो, लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को और इनटू वेलोसिटी। ठीक है अब मैं मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? एक्स अपॉन टी इंटू टी। ये इसका बात हो गया। और इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स अपॉन टी। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं? एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू पावर। अगर मैं बाकी सबको m को और p को कांस्टेंट मान लूं तो मेरा बात कुछ ऐसा बन रहा है कि एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2। पहले इसको देखोगे, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा वाला स्टेप? सर यहाँ से तरह कौन सा है? लास्ट से एक्सेलरेशन इज व्हाट? 9 वाला भी ऐसे ही होगा हाँ तो सेम आंसर होगा। तो देख लो। ठीक है वहां पे क्वेश्चन देख लो ना, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो ये वाला जो है काम आप लोग खुद से करो। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।